हाय, कैसे? आज फिर हॉस्पिटल ओवर होने के बाद मैं फिर से वीडियो बनाने के लिए आज रुक गया। बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। फिर मुझे 1 महीना हो गया है। 1 महीने लगभग 27-28 दिन शायद हो गए होंगे और मैंने वीडियो बिल्कुल नहीं बनाया है, क्योंकि अभी दूसरे काम करते रहते ना, तो टाइम मैं सोचता हूँ जैसे आज बना दूंगा और आज अपलोड कर दूंगा, फिर वो आज का दिन चला जाता है। फिर सोचता हूँ कल कर दूंगा तो कल का दिन चला जाता है, परसों कर दूंगा, परसों का दिन चला जाता है। आज इत्तेफाक से मुझे थोड़ा समय मिल गया और एक अपॉइंटमेंट तो मेरा था, तो मैंने उसको कैंसिल भी कर दिया। कोई मिलने आने वाले थे तो मैंने उनको कह दिया नहीं मैम, मैं कल 2 बजे मिलूंगा, क्योंकि आज मुझे कुछ ऐसा काम करना है जो मैं पिछले 15-20 दिन से मैं टाल रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि 10-12 दिन 15 दिन में कम से कम एक तो मैं अपलोड कर ही दूँ आप लोगों के लिए वीडियो, लेकिन वो कुछ ना कुछ हो जाता, वो नहीं हो पाता है ना। तो चलो, आज का टॉपिक आपको थंबनेल से मालूम तो चल गया होगा। टॉपिक है हमारा कि फिस्टुला का जो ऑपरेशन है फेल क्यों हो जाता है ना। बहुत सारे पेशेंट आप लोग देख भी रहे होंगे, हो सकता है आप लोगों का भी फिस्टुला ऑपरेट आपने कराया हो और फेल हो गया हो, या दूसरी बार हो गया हो, दूसरी बार फिर ऑपरेट कराया हो वो भी फेल हो गया हो, तीसरी बार हो गया हो, तीसरी बार फिर ऑपरेट कराया हो, कई बार चौथी बार आ जाता है। ऐसा होता है फिस्टुला में, है ना। फिस्टुला डिजीज़ ऐसी है, वो बीमारी ऐसी है कि उसमें ऐसा होता है। तो लेकिन अब देखने वाली बात है कि ऐसा क्यों होता है ना। क्या कारण है कि फिस्टुला जो है दोबारा हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, एक ही बार में ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल सही हो जाते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको दोबारा हो जाता है। तो अब देखिए, ये तो एक कोइंसिडेंस है कि भाई किसी को दोबारा हो गया, किसी को, क्योंकि कोई भी डॉक्टर जो होते हैं, सर्जन जो होते हैं, वो ऑपरेट कर रहे हैं तो वो अपना 100% देते हैं, है ना। उसमें कोई कमी नहीं है, वो अपना 100% देते हैं। उनको जितना बेहतर आ सकता है पेशेंट के लिए उतना करते हैं, है ना। उसमें कोई कमी होती नहीं है। अनजाने में कुछ हो तो उसका तो कह नहीं सकते, ह्यूमन एरर होता है। तो ह्यूमन एरर है तो कोई बात, वो तो किसी के हाथ में भी नहीं है ना। तो जानबूझ के कोई किसी का दुश्मन तो है नहीं कि जो जो डॉक्टर साहब आपको ऑपरेट कर रहा है उनकी आपसे दुश्मनी है, तो आज आप हाथ में आए हो तो आप दुश्मनी निभा ले, ऐसा नहीं है ना। कोई भी चिकित्सक इस तरह से नहीं करते। सब चाहते हैं कि उनके पेशेंट 100% अच्छे हो जाएं, है ना। 100% वाला आंकड़ा जो है वो अस्तित्व में नहीं होता है ना। 100% कोई चीज़ नहीं होती है, 99.99 होता है। डिटॉल भी कीटाणु मारता है 99.99%, है ना। ऐड में देखा होगा आपने, वो 99% तक रहता है ना, बाकी का परसेंट वो उतना सा छूट ही जाता है। 100% का अस्तित्व नहीं है, ये तो आप पहले मान लो, है ना। कि भले अब मान लो 100 के 100 लोग ऑपरेट करा रहे हैं, तो आप ये निश्चित मान के चलो कि 99 सही हो जाएंगे तो एक ना एक किसी का गड़बड़ होगा, ये निश्चित है ना। फिर 2 का, 4 का, 5 का, 6 का हो जाए तो एक बात अलग है, लेकिन कम से कम एक का तो होता ही होता है। 100 में से 100 कभी किसी विद्यार्थी को 100 में से 100 नंबर नहीं मिलते कभी भी, वो कितना भी अच्छा पेपर करके आए। मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में भी 100 में से 100 कभी कभी नहीं मिलते, कभी क्या कभी भी नहीं मिलते, है ना। 99 मिलते हैं, पॉइंट में भी दे देते हैं नंबर, है ना। आपने सिलेक्शन में भी देखा होगा, पॉइंट में मिल जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मैं बताता हूँ कि फिस्टुला जो है, मतलब सर्जरी जो है, उसके फेल होने के क्या कारण हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ कि क्या हो सकता है। सबसे पहले जैसे पेशेंट, जैसे सबसे पहले आप डॉक्टर साहब से मिलने जाते हैं, है ना। डॉक्टर साहब के जो पेशेंट हैं, जैसे आप मिलने गए, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ामिनेशन, है ना। सबसे पहले एग्ज़ामिनेशन, बात तो खैर बाद की बात है। सबसे पहले एग्ज़ामिनेशन होता है कि पेशेंट को फिस्टुला मान लो है भी तो किस तरह का है। तो पर रेक्टल एग्ज़ामिनेशन बोलते हैं, फिंगर से करते हैं उसको, फिंगर एग्ज़ामिनेशन, है ना। तो 2 फिंगर से करते हैं, अंगूठे से और इंडेक्स फिंगर से। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, यहाँ से फ्यूचर के स्टेप्स डिसाइड होते हैं, है ना। जितना अच्छा पर रेक्टल एग्ज़ामिनेशन हो जाए, जितना परफेक्ट हो जाएगा, उतना ज़्यादा बीमारी के ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये पहला चरण है, ये पहला स्टेप है, ये पहली सीढ़ी है, पहली स्टेज है। यहाँ पे अगर कोई चीज़ छूट गई तो इसके आगे भी वो छूटती ही चली जाएगी, है ना। तो इसलिए सबसे पहले तो एग्ज़ामिनेशन, है ना, जांच जो होती बहुत। और जांच में कोई रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन नहीं कह रहा हूँ, कोई पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन नहीं कह रहा हूँ मैं जो सर्जन, जो डॉक्टर साहब खुद एग्जामिन करते हैं छू के उसको, पर रेक्टल एग्जामिनेशन जो करते हैं, वो सबसे मुख्य होता है, वो सबसे बेस्ट होना चाहिए। उसमें कोई चीज़ चूकना नहीं चाहिए, अपनी मर्जी से, अपनी लापरवाही से तो नहीं चूकना चाहिए। क्योंकि क्या होता है मैं बताऊँ,
जब एग्जामिनेशन करते हैं ना, तो एग्जामिनेशन करने के बाद जैसा फील होता है, जैसे मोशन के रास्ते में उंगली डाली और उसके बाद फिर जो फील करते हैं ना कि फिस्टुला कहाँ जा रहा है, कहाँ कैविटी है, इस तरह से फील करते हैं उसको। इंटीरियर है, पोस्टीरियर है, लेटरल किस तरफ, लेफ्ट राइट क्या पोजीशन है, कितना अंदर गया, ये सारी चीज़ें एग्जामिनेशन में सर्जन के एग्जामिनर के दिमाग में चलती रहती। जब वो 1-1.5 मिनट 2 मिनट जितना भी समय लगना चाहिए उसमें लगाना चाहिए, कायदे से तो लगाना चाहिए। ऐसे जल्दबाजी नहीं कैसे डाला अपन देखो उड़ गया, नहीं, बहुत अच्छे से उसको देखना चाहिए। पूरा एक फिस्टुला का एक रफ मैप जो है उनके दिमाग में बन जाना चाहिए, ठीक है। अब जब वो बन गया उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन की बारी आती है ना। पेशेंट से बात तो करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, कब से दिक्कत भाई क्या होता है, कभी ठीक हो जाता है, कभी फिर ऐसा लगता है कि ठीक हो गया, सूख गया, फिर पास आने लगता है, ये सारी बातें तो होती हैं। कितने साल से भाई, 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से फिस्टुला इतने पुराने होते हैं, 20-20, 25-25 साल पुराने फिस्टुला होते हैं, मैंने भी देखे हैं, है ना। तो ऐसा है, वो सारी बातें होती हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एडवाइस होते हैं, तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन एडवाइस होते हैं और रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन एडवाइस होते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन एडवाइस के लिए भी एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वुंड जो है, घाव जो है, फिस्टुला एक तरह का फोड़ा है, फोड़ा घाव ही होता है। घाव को देख के और पस की क्वालिटी को देख के, पस का मतलब डिस्चार्ज, किस तरह का डिस्चार्ज है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन एडवाइस होते हैं। जैसे पस मान लो उसमें से आ रहा है, वाटरी डिस्चार्ज आ रहा है, तो उसके कल्चर के लिए, सेंसिटिविटी के लिए उसको एडवाइस कर देते हैं कि भाई जाओ, पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन वो एडवाइस हो जाता है। अगर बाहर से कोई ऐसा टिश्यू मिल रहा है जो हल्का सा फॉर्सेप्स से ही या उससे नीडल से अपन ने निकाल लिया है, तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए चला जाता है। या वुंड को देख के, घाव को देख के ऐसा लग रहा है, मतलब घाव कई तरह के होते हैं ना, पंच्ड आउट और अंडरमाइंड एजेस और ये सारी चीज़ें, तो ये डॉक्टर साहब लोग मालूम रहता है, मैं इसमें नहीं जा रहा। तो इस तरह के जो केसेस, मतलब वुंड होते हैं, उससे रिलेटेड कुछ डिजीजेज होती हैं, है ना। कई बार उसको देखने के लिए कुछ स्पेशल पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन एडवाइस हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें एग्जामिनेशन पे डिपेंड करती हैं। अगर एग्जामिनेशन अच्छे से नहीं हुआ है तो ये सारी चीज़ें चूक जाएंगी, और जब ये चीज़ें चूक जाएंगी तो फिर तो फर्दर सब बिगड़ना ही है ना। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए, और सारी चीज़ें उसमें डॉक्टर को एक मैप बन जाना चाहिए, उस मैप के हिसाब से पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन एडवाइस हो जाने चाहिए, उसके हिसाब से रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन एडवाइस हो जाना चाहिए। रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन तो क्या, एमआरआई ही होता है ना। तो एमआरआई फिस्टुलोग्राम या एमआरआई पेल्विस इस टाइप के से लिख देते हैं, तो एमआरआई होके अपने को रिपोर्ट मिल जाए। दूसरे एमआरआई पे भी मैं ये बता दूं कि एमआरआई भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। एमआरआई भी अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एमआरआई में भी जल्दबाजी में कुछ बता दिया। मतलब कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं मेरे पास जिसमें उतना डिटेल नहीं होता है ना। कई बार पेशेंट्स उनके पास बहुत सारे रहते हैं, तो उनको जल्दी करना होता है, और एमआरआई टाइम लेता है, आधे पौन घंटे उसमें आराम से लगता है फिस्टुलोग्राम स्कैन करने में और उसकी रिपोर्ट बनाने में, है ना। ख़ास तौर पे तब जब फिस्टुला कॉम्प्लिकेटेड हो, मतलब उसकी कई ब्रांचेज हों, वो सीधा ना हो, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है ना। तो कई बार इसमें क्या है, शॉर्ट हो जाता है, इंटरनल ओपनिंग, दिस इज इंटरनल ओपनिंग, दिस इज एक्सटर्नल ओपनिंग एंड लेंथ इज दिस, इस टाइप से 2-4 लाइन में फिस्टुला की रिपोर्टिंग होकर मुझे मिल जाती। तो फिर मैं रिव्यू कराता हूँ, तो फिर मुझे डिटेल मिलती है ना। उससे जल्दबाजी में लिख देते तो ठीक है, लेकिन रिव्यू करते हैं तो फिर वो डिटेल रिपोर्ट मेरे पास आ जाती है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं चूक बता रहा हूँ, जो आपको फिस्टुला दोबारा हो गया ना, ये चूक हैं छोटी छोटी, क्योंकि और ये चूक पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो अगर एमआरआई आपका जैसा आया है और जैसा हमने एग्जामिनेशन किया है, अगर वो चीज़ें मैच नहीं हो रही हैं, अगर वो चीज़ें मतलब उसमें अवेलेबल नहीं है ना, जो मैंने देखा वो रिपोर्ट में नहीं है, या कोई चीज़ ऐसी रिपोर्ट में है जो मुझे नहीं दिखी, तो ये चीज़ें क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। मतलब रिपोर्ट में क्या आया, मैंने क्या देखा, दोनों मैच करो, इसमें से क्या कुछ कम है तो उसको रीचेक करो एग्जामिनेशन करके कि मैंने जो चेक किया था वो इस रिपोर्ट में आया क्यों नहीं। फिर वो देखा तो चलो ठीक है, कोई कारण रहा नहीं आया, या भाई डॉक्टर से ही ऐसा लगा, धोखा हो गया, तो कई बार वो चीज़ क्लियर हो जाती है। लेकिन कोई चीज़ चूक जाती कभी कि यार मैं तो देख रहा हूँ यहाँ पर रिपोर्ट में नहीं आया, तो फिर रिव्यू में उसको लिखते हैं क्वेरी को कि मुझे ये महसूस हो रहा है, इसको आप एक बार और रिव्यू करिए, यहाँ पे कुछ हो सकता है। फिर रिपोर्ट क्लियर होकर आती, हो सकता है उस सेकंड चांस में वो चीज़ आ जाए। तो ये सारी चीज़ें मैं हमेशा पहले शुरू में भी कहा, एकदम फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट स्टेप जो है उसी से सारी चीज़ें आगे बढ़ती है ना। पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स तो खैर जो आपने कहा उसी हिसाब से आ जाएंगी, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स में बहुत वेरिएशन नहीं आता है, लेकिन रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट में खासतौर पर एमआरआई फिस्टुलोग्राम में बहुत देखना पड़ता है ना।
फिस्टुलोग्राम करने के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए होता है, हर कोई फिस्टुलोग्राम करता भी नहीं है ना। मतलब उसको देखना भी एक कला है, वो उसका रिपोर्टिंग करना भी मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो, है ना। तो स्पेशली ही उसको अलग से पढ़ना पड़ता है कि इसको किस तरह से रिपोर्ट किया जाए, फिस्टुला किस तरह के होते हैं, सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ है। तो एक गलती तो आपकी फर्स्ट स्टेप में हो सकती है, कोई चीज़ चूक गई तो फिर वहाँ से लेकर। दूसरा रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट यदि आपकी गड़बड़ा गई तो वहाँ से। पैथोलॉजिकल रिपोर्ट में आपने यदि कोई चीज़ सस्पेक्ट करी है, मान लो ट्यूबरकुलर सब्सेक्ट किया, ट्यूबरकुलर फिस्टुला है, और रिपोर्ट अगर ऐसी कुछ आ गई जिसमें वो चूक गया या निकल गया, तो फिर आप सोचोगे नहीं ट्यूबरकुलर तो नहीं है, पर ऐसा नहीं है। फिर रिव्यू कराना है, या चाहो तो आप दूसरी जगह से रिपोर्ट पैथोलॉजी के फिर से कराओ, एक बार क्रॉस चेक करने के लिए कि दोनों रिपोर्ट सही है कि नहीं, है ना। तो ये भी एक बात है, क्योंकि वुंड जो है वो कभी झूठ नहीं बोलता, है ना। वुंड जो है वो जैसा फेस है ना उसका, वो कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आपको अंडरमाइंड एजेस लग रही हैं, और मतलब मैं पेशेंट्स को बता रहा हूँ, मतलब मेरी भाषा कुछ बदलती जा रही ना, मैं पेशेंट को समझाने के मतलब ये कि ट्यूबरकुलर फिस्टुला में या अल्सरेटिव कोलाइटिस के केसेस में किस तरह का होता है, तो वो एग्जामिनेशन में मालूम चलता है। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस का अपने को फीलिंग आ रही है, लक्षण अपने को उसमें दिख रहे हैं, तो फिर कोलोनोस्कोपी भी कभी कभी करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट स्टेप, मैंने जो कहा फर्स्ट स्टेप जो एग्जामिनेशन होता है, उससे ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती जाती। फिर जब आप इतने स्टेप से आगे बढ़ जाते हो ना, उसके बाद सर्जरी का बात है। अब सर्जरी की बात है, इतनी देर बाद ऐसा नहीं होता कि आज एग्जामिनेशन किया और दूसरे दिन सर्जरी कर दी, ऐसा नहीं। इतना सोचने समझने के बाद, आपकी हिस्ट्री लेने के बाद, उस हिस्ट्री को घाव से मैच करने के बाद, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट आने के बाद, MRI रिपोर्ट आने के बाद, उनको मैच करने के बाद, उनको क्रॉस चेक करने के बाद, तब जाके सर्जरी प्लान होती है कि अब आपको सर्जरी हम करेंगे आपके साथ। तब उसके बाद आप सर्जिकल टेबल पे जाते हो, OT में जाते हो, फिर वहाँ पे ऑपरेशन होना। अब ऑपरेशन होना है या 4 सूत्र होना है एक डिफरेंट बात है। 4 सूत्र कराना है तो आप 4 सूत्र कराइए। मतलब आपको एलोपैथी में जो सर्जरी होती है, नॉर्मल फिस्टुलेक्टोमी, फिस्टुलॉटमी, इस तरह के और भी कई प्रोसीजर है, अगर वो कराने तो वो कराने। लेकिन जो इसके पहले के जो स्टेप है ना, वो सारे के सारे कॉमन है। ये चाहे 4 सूत्र हो तो भी ये होता है, चाहे आपका एलोपैथी में कोई दूसरी सर्जरी हो तो भी ये होता है, लेज़र तक करोगे तो भी यही होता है। शुरू के पूरा स्टेप सेम है किसी भी तरह की सर्जरी में, शुरू के पूरे स्टेप सेम है। अगर आपने इसमें से किसी भी स्टेप को स्किप किया तो आपने फिस्टुला के दोबारा होने के चांसेस को अपने हाथ से बढ़ाया है ना, अपने हाथ से बढ़ा दिया। कई बार पेशेंट जो है वो सपोर्ट नहीं करते, डॉक्टर साहब MRI बहुत महंगी है, डॉक्टर साहब पैथोलॉजी की रिपोर्ट बहुत महंगी है, डॉक्टर साहब ऑपरेशन की, खैर ऑपरेशन के बीच तो बात की बात है। तो क्या होता है, अब ये बीमारी ऐसी है, मैं इसमें कहूँगा कि ये बीमारी ऐसी है, इसमें थोड़े पैसे आपके खर्च होंगे। ये फिस्टुला है, पाइल्स है कोई बात नहीं, फिशर है कोई बात नहीं, टैग बैग है कोई बात नहीं, और बाकी और इससे बात की तो चीज़ें वो सब मेडिसिन से ठीक हो जाती, कोई उसमें समस्या ही नहीं है। लेकिन अगर आपको फिस्टुला है तो आप बिल्कुल इसमें रिस्क मत लीजिए। आप सबसे पहले इसको, और बेस्ट, हर चीज़ बेस्ट होना चाहिए। MRI भी बेस्ट होना चाहिए, पैथोलॉजिकल सेंटर भी बेस्ट होना चाहिए, और डॉक्टर साहब तो खैर होते ही हैं, फिस्टुला जो ट्रीट करते हैं उन लोगों को बहुत एक्सपीरियंस होता है, वो तो मतलब उनसे गलती होने की संभावना अत्यंत कम होती है ना। तो इतनी चीज़ें जब आप ध्यान रखेंगे, उसके बाद फिर सर्जरी होगी। अब सर्जरी में बात आ जाती है स्किल की, है ना, कि आपको फिस्टुला ट्रीट करने का कितना एक्सपीरियंस है। डॉक्टर को, जो भी डॉक्टर ऑपरेट करते हैं, उनको फिस्टुला ट्रीट करने का कितना एक्सपीरियंस है। क्योंकि जैसे बाकी सर्जरीज होती है, मैं फिस्टुला की सर्जरी को मैं थोड़ा सा डिफरेंट मानता हूँ, क्योंकि फिस्टुला की सर्जरी जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है। फिस्टुला की सर्जरी में कुछ भी स्टैंडर्ड नहीं है, हर चीज़ जो है वो मतलब टेबल पे है, मतलब आप उसका कोई प्लान नहीं होता कि हम ऐसा करेंगे। फिस्टुला जैसा है, ठीक है, रिपोर्ट में अपन ने देखा, ठीक है, एग्जामिनेशन में अपन ने देखा, लेकिन अभी तक हर चीज़ बस एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन टेबल पे है। लेकिन जिस दिन आप उसको ऑपरेट करने बैठते हैं, जिस दिन डॉक्टर साहब लोग ऑपरेट करने बैठते हैं, उस दिन तक, उस क्षण तक भी उसका कोई प्लान नहीं है। हाँ, एक रफ प्लान सभी का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फॉलो हो जाए। वहाँ पे प्लान्स चेंज होते हैं। प्लान चेंज तभी हो पाएगा जब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो, है ना। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, जैसे मान लो एब्सेस कैविटी जो है MRI फिस्टुलोग्राम में जो है उनने 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, है ना, 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, और 4-5 cc उसमें ml उसमें पस भरा हुआ है, ये बता दिया उनने। लेकिन उसमें अगर कोई पस पॉकेट्स हैं छोटे छोटे अगल बगल, MRI में नहीं आते कई बार। अब पस पॉकेट्स हैं, अब आपको पस पॉकेट्स को
क्लीन करना। मैं पेशेंट्स को बता रहा हूँ, है ना, कि लूप होल्स कहाँ रहते हैं, कहाँ से ये चूक जाता है। पस पॉकेट्स होते हैं, वो पस पॉकेट्स एमआरआई में मिस हो गए मान लो। जनरल एग्जामिनेशन में पस पॉकेट नहीं मिलता है। जनरल एग्जामिनेशन जो फर्स्ट टाइम किया था टेबल पर लेटा के डॉक्टर साहब ने उंगली डाल के, उसमें पस पॉकेट नहीं मिलते। उसमें फील हो जाता है कि हाँ एब्सेस कैविटी होगी, ट्रैक होगा, इंटरस्फिंक्टर होगा, ट्रांसस्फिंक्टर होगा, सुपरालेविटर हो सकता है, पीछे तक गया है, पोस्टीरियर है, पोस्टेरियर स्पेस में है, स्टेरेक्टल स्पेस में भी चला गया है, सुपरालेविटर है, एंटीरियर मतलब हॉर्स शू फिस्टुला हो गया है, मल्टीपल्स ओपनिंग हो गई। ये सारी चीज़ें एग्जामिनेशन मालूम चलती हैं, लेकिन जो पस पॉकेट्स हैं अंदर छोटे छोटे बन जाते हैं, वो एमआरआई रिपोर्ट में कभी नहीं भी आते। और फिर उनको अपने को टेबल पर बैठ के जब ऑपरेट करते हैं तो उसको ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो चूक गए तो फिस्टुला वहाँ से फिर होता है ना। एक तो एग्जामिनेशन जो सबसे पहले आपने किया उसमें चूक गए तो फिर से फिस्टुला हो जाएगा। पैथोलॉजिकल रिपोर्ट में अगर कुछ गड़बड़ आ गया, कोई आपको बीमारी है और रिपोर्ट में नहीं आई, तो फिस्टुला आपको दोबारा हो जाएगा। एमआरआई रिपोर्ट में अगर फिस्टुला जैसा है वैसा आया और उसके अगल बगल भी कहीं है और वो चूक गया, तो फिस्टुला आपको दोबारा हो जाएगा। और टेबल पे जब ऑपरेशन आपका चल रहा है उस समय अगर कोई पस पॉकेट वहाँ पे चूक गया, या कोई स्मॉल सा ट्रैक है, कोई हल्की सी कोई चीज़ है, या क्रिप्ट में जहाँ इन्फेक्शन है उसके बगल बगल कोई इन्फेक्शन है, कोई चीज़ है, अगर वो चूक गया, वहाँ पे पस भरा रह गया, तो फिर हो जाए। इतनी चीज़ें हैं जिनसे फिस्टुला जो है दोबारा हो जाता है। इतनी सारी चीज़ें हैं, इसीलिए फिस्टुला बहुत ज़्यादा नोटोरियस डिजीज़ के मतलब वो उसका कोई भरोसा नहीं, ऐसा कहते हैं, है ना। इसीलिए कहते हैं कि उसमें कभी भी चूक हो सकती है, वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो सकता है ना। तो हो सकता है कि कुछ एक बार आपको फिस्टुला पहले हुआ हो, वो सूख गया हो, फिर उसी का इन्फेक्शन कहीं और होकर दोबारा हो गया हो, तो वो ड्राई हो, पीछे वाला ड्राई हो। एमआरआई रिपोर्ट में भी मान लो आ गया तो उन्होंने कह दिया भाई ड्राई ट्रैक है, आपने ड्राई समझ के छोड़ दिया, और वो 6 महीने बाद जो ड्राई ट्रैक था वो फिर से पक गया और फिर उसमें से पस आ गया। लो, ऐसा होता है। तो ये कारण होते हैं फिस्टुला की सर्जरी के फेल होने के। इनको बहुत शुरू से ध्यान रखना पड़ता है। यदि आप इन स्टेप्स में से आप फास्ट फॉरवर्ड चलेंगे, स्किप कर देंगे, अरे कोई बात नहीं, ये तो सब, अरे इससे तो कुछ नहीं होता, अरे इससे तो कुछ नहीं होता, अरे ये वो, तो वो गया फिस्टुला। मतलब किसी पेशेंट के ठीक होने के चांसेस अगर 90% भी हैं, 95% भी हैं, तो आपने सीधे 10-20% तो उसके वैसे ही खा लिए। ऐसा हो जाता है, स्किप करने से चीज़ें जो हैं वो कई बार चूक जाती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि पेशेंट समझ लें कि डॉक्टर को फोर्स ना करें कि जांचें कम लिखें, है ना। उनको उनकी मर्ज़ी का जांच करा लेने दीजिए, क्योंकि चूकना नहीं चाहिए। क्योंकि पेशेंट कई बार फोर्स करते हैं ना, कभी आप कहते हो बात सही है, ठीक है, अफोर्ड नहीं कर पाते, बात सही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रयास आप करके उस काम को कर लो। डॉक्टर साहब से बोल के थोड़ा सा डिस्काउंट करा लो, थोड़ा सा खुद से बोल के डिस्काउंट करा लो, मतलब किसी भी प्रकार किसी से थोड़ा बहुत उधार लेके, मतलब उस काम को आप परफेक्टली करो, उसमें किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश नहीं है, नहीं तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। और फिस्टुला एक बार बिगड़ा तो फिर वो बड़ा मुश्किल से सुधरता है ना। तो अपने को ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में मुझे आपको यही बताना था, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जो है ना वो परेशान रहते हैं, मेरे से पूछते भी रहते हैं, डॉक्टर साहब हमने ऑपरेट कराया था, छाल सूत्र भी कराया था, फिर से हो गया। तो छाल सूत्र की गलती नहीं होती है ना। हो सकता है भाई आपने कहा अरे डॉक्टर साहब एमआरआई तो बहुत महंगा पड़ता है, आप तो एक्सरे फिस्टुलोग्राम लिख दो। अब एक्सरे फिस्टुलोग्राम लिख तो दिया, माइनर ट्रैक्स होते हैं उसमें डाई नहीं जाती, और वो मुश्किल है उसको करना, ये पेशेंट नहीं समझते। उसमें डाई इंसर्ट करनी पड़ती है, फिर वो शूट करता है, फिर उसके बाद फिर वो रिपोर्ट निकलती है। कई बार वो डाई फैल जाती है, ट्रैक नहीं भी होता तो भी ट्रैक दिखता है, पस कैविटी नहीं भी होती तो भी पस कैविटी दिखती है, ऐसे ही है वो। तो इसीलिए ऐसे काम आप कोशिश करिए कैसा आपको ना करना पड़े। डॉक्टर साहब जो जांच कह रहे हैं आप वो सारी जांचें इत्मीनान से किसी भी प्रकार आप करा लो, है ना, ताकि आपके ठीक होने की संभावनाएं अधिक से अधिक हो जाए, है ना। और डॉक्टर साहब को भी हेल्प मिले, मतलब उनको अंदाजे से काम करने की ज़रूरत ना पड़े। मतलब जो स्किल है, जो कौशल है, वो तो अपने आप आता है, उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। हस्तकला है तो हस्तकला अपने आप आएगी। मतलब कुम्हार घड़ा बनाने बैठेगा तो घड़ा उसका हाथ बना देगा, वो आंख बंद करके भी घड़ा बना देगा। तो डॉक्टर की स्किल पे कोई शक नहीं है ना, वो तो काम पूरा कर देंगे। लेकिन कहीं अगर पहले कहीं चूक हो चुकी है तो वो आगे जाके आपको नुकसान कर सकती है ना। तो सबसे पहले जांच अच्छी होनी चाहिए,
उसके बाद ब्लड इन्वेस्टिगेशन, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद ऑपरेट। ये 4 चीज़ जब अच्छे से होंगी ना तो आपके फिस्टुला के ठीक होने की संभावना अधिकतम हो जाएगी, अधिकतम, मतलब कोई संभावना उसमें नहीं है दोबारा होने की, लगभग, है ना। और फिर दवाइयाँ, दवाई आपको अच्छे से करनी है। डॉक्टर साहब ने जो भी दवाई कही, आयुर्वेदिक डॉक्टर साहब ने अगर जो दवाइयाँ कही हैं, मोशन के रास्ते में कोई दवाई डाल के सोना है, गर्म पानी की सिकाई में कोई दवाई डाल के सोना है, तो आयुर्वेदिक के हिसाब से डॉक्टर साहब ने जो कहा है 100% उसको बिल्कुल अच्छे से करिए आप। उसमें कोई कोताही मत करिए कि मेरे से ये नहीं बन रहा, मुझे ऐसा लग रहा, मुझे वैसा लग रहा है। आप स्वयं अपने फिस्टुला को बिगाड़ लेंगे। और अगर एलोपैथी वाले डॉक्टर साहब ऑपरेट किए और उन्होंने कोई दवाई दी है तो आपको नियमतः उस दवाई को खाना है ना। उसमें भी आप गड़बड़ नहीं करेंगे, नहीं तो आप ही का नुकसान, उसमें किसका नुकसान बताइए। आप डॉक्टर साहब पहुँच जाओगे, डॉक्टर साहब मेरे को फिस्टुला दोबारा हो गया, और डॉक्टर साहब को कहोगे अरे वो तो ऐसा नहीं है ना। तो अपने को खुद भी सिंसियर रहना है, और डॉक्टर साहब तो सिंसियर होते ही है क्या, क्योंकि वो तो कर ही रहे हैं, वो सिंसियरिटी वाला काम ही है, वो मजाक में होता भी नहीं, वो मजाक में होने वाला काम भी नहीं है वो, है ना। तो उसमें मजाक नहीं कर सकते। तो डॉक्टर साहब लोग कोई भी मजाक नहीं करते हैं, है ना, वो भी बिल्कुल सिंसियर रहते हैं। तो आपको भी उन्हीं के स्तर पे सिंसियरिटी, गंभीरता को बनाए रखना है ना, तब जाके वो काम होता है। कोई भी एक जन इसमें कम होगा ना तो फिस्टुला गड़बड़ होगा। तो चलो, ये वीडियो मुझे लगता है काफ़ी बढ़ गया होगा। अब मैं घड़ी देख रहा हूँ, पता नहीं कितने मिनट हो गए। हाँ, 20-21 मिनट हो गए। चलो ठीक है, 20-21 मिनट का वीडियो मैं चाहता भी हूँ, क्योंकि मेरे जो टॉपिक रहते हैं ना वो 5-10 मिनट में होते भी नहीं है, मुझे समझाना पड़ता है ना। तो ये विषय भी समझाने वाला था, तो मैंने आपको बता दिया। इसी कारण से फिस्टुला जो है दोबारा हो जाता है किसी किस्म का, या तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन में कोई चूक हो जाती है, या रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में कोई चूक हो जाती है, या फर्स्ट एग्जामिनेशन में कोई चीज़ चूक हो जाती है, या ऑन द टेबल सर्जरी करते समय कोई चीज़ चूक जाती है इत्तेफाक से। जानबूझ के कोई छोड़ता नहीं, कोई आपका दुश्मन नहीं है, कोई भी आपका दुश्मन नहीं है, आपको कोई कष्ट देना नहीं चाहता। अगर कोई चीज़ छूट गई है तो वो धोखे से छूट गई है, उसको दुर्भाग्य आप कह सकते हो, है ना। वो एक बात हो सकती है, बाकी तो और कोई बात नहीं है, बाकी तो फिर गलती में ही गिना जाएगा उसको, है ना। तो चलो, इस वीडियो में इतना ही। अब मैं किसी और वीडियो में मिलूँगा, और जल्दी वीडियो बनाने का मैं प्रयास करूँगा कि मैं 10-15 दिन में एक वीडियो में डाल दूँ। लेकिन मैं क्या है, ऐसा खूब सारे वीडियो में बना भी नहीं पाता ना, कि मतलब मैं चाहता हूँ कि आपको सटीक कोई टॉपिक हो। मुझे टॉपिक पेशेंट से मिलते हैं, जैसे मैं पेशेंट देखता हूँ ना रोज़, तो उनमें से फिर मुझे टॉपिक समझ में आता है कि हाँ, पेशेंट्स की ये प्रॉब्लम है, इस पर मुझे हाँ, इस पर मुझे वीडियो बना लेना चाहिए। तो तब मुझे, तो इसलिए मुझे टाइम लग जाता है ना, क्योंकि इतने सारे वीडियो बना चुका हूँ ना, टॉपिक बहुत सारे कवर हो चुके हैं। तो इसी तरह ये भी मैंने देखा कि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ना कि अरे डॉक्टर साहब फिर से हो गया, अरे डॉक्टर साहब फिर से हो गया, अरे डॉक्टर साहब फिर से हो गया। छाछसूत्र वाले भी आते हैं, कहीं कराते हैं, फिर से हो गया। तो फिर मुझे लगा कि एक वीडियो इस पर बना देना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि उनको मालूम ही नहीं रहता कि क्या हुआ, क्यों मुझे हो गया। तो ये वीडियो थोड़ा आप देखोगे ना तो आपको थोड़ा सा माइंड मेकअप होगा कि हाँ, कि ये कारण हो सकते हैं, इसीलिए हो गया, है ना। तो जब प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं ना, थोड़ी शांति मिलती है ना। प्रश्नों के जब उत्तर मिल जाते हैं तो शांति मिलती है। यदि प्रश्न के उत्तर नहीं रहते ना, प्रश्न दिमाग में घूमता रहता है, और दिमाग में घूमता रहता है, दिमाग भी उसी पे घूमता रहता है, तो कहीं मन नहीं लगता, है ना। तो प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया है, अब शांति से सोना, और अगर है तो फिर डॉक्टर साहब को दिखा लो, या कहीं भी मेरे पास आना है तो मेरे पास आ जाओ, कहीं भी जाओ, अच्छे से इलाज कराओ और ठीक हो जाओ, और ठीक सब हो जाता। कभी ऐसा नहीं कि कोई पेशेंट फिस्टुला का ठीक ना हो, ऐसा तो होता ही नहीं। आज नहीं ठीक होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, परसों नहीं तो नर्स होगा। चिंता की कोई बात नहीं है। फिस्टुला में इतनी आसानी से कोई मरता नहीं है ना। कोई भी नहीं ऐसा कि फिस्टुला से कोई मर जाए, किसी को फिस्टुला से हार्ट अटैक हो जाए, ऐसा नहीं होता, है ना। तो चलो, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।